नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत आपका आर्यभट्ट IAS के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नरेंद्र। जैसे कि आप सभी को मैंने प्री का सिलेबस बताया, वैसे ही मैं आज आपके सामने मेंस का पैटर्न लेकर हाजिर हो चुका हूं। आपको सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा यूपीएससी CAC का मेंस का पैटर्न क्या है। जैसा कि हमने प्री के लिए आपको सिलेबस बताया था, हिस्ट्री से लेकर मैंने एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कवर किया है, आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। उसी तरह अगर प्री क्वालिफाई हो जाता है तो फिर मेंस में बैठने के लिए हमें 3 महीने का समय मिलता है। उन 3 महीनों के अंदर मेंस की तैयारी भी की जाती है, उसके अंदर आंसर राइटिंग प्रिपेयर की जाती है। उसी के हिसाब से अब हम देखेंगे मेंस का पैटर्न क्या है, यूपीएससी मेंस का पैटर्न कैसे बनाए हुए हैं। यूपीएससी के मेंस के पैटर्न में कौन कौन से पेपर आते हैं, किस तरह से पेपर होता है। जैसे मेंस के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपको सामने बोर्ड के ऊपर इसकी 4 स्टेजेस दिख रही है। कौन कौन सी स्टेजेस? पहली स्टेजेस हो गई लैंग्वेज पेपर, सेकंड हो गया जनरल स्टडीज का पेपर, थर्ड हो गया ऐसे खुद में एक सेपरेट सब्जेक्ट है, और फोर्थ वन इज कॉल्ड एज ऑप्शनल एग्जाम, ऑप्शनल का पेपर। ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होगा, ठीक। वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ले सकते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट ले या फिर सोसाइटी से जुड़े, साइकोलॉजी से जुड़े ले, ठीक है। तो अब यूपीएससी मेंस के पैटर्न में सबसे पहले 2 पेपर लैंग्वेज के कंडक्ट करवाती है। अब लैंग्वेज के पेपर कंडक्ट करवाती है तो उसका मकसद क्या है, कुछ ना कुछ तो सोच कर करवाती है। सबसे पहली बात तो ये, हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हम करते हैं वो सबसे पहले तो इंग्लिश में होता है। तो लैंग्वेज मतलब किसी भाषा का पेपर। अगर किसी भाषा का पेपर हो तो वो 2 पेपर अगर यूपीएससी ले रही है तो एक पेपर में सबसे पहले हमसे पूछती है इंग्लिश का, तो कंपलसरी है। इंग्लिश का एग्जाम क्या है, कंपलसरी है। अब कंपलसरी इंग्लिश का एग्जाम क्यों? क्योंकि हर एस्पिरेंट को इंग्लिश आनी चाहिए। स्पीक, लिसन, अच्छी तरह बोलनी भी, अच्छी तरह सुननी भी, ठीक। ये कंपलसरी पेपर होता है। और एक होता है अनदर ऑफिशियल लैंग्वेज पेपर। अनदर ऑफिशियल लैंग्वेज पेपर का क्या मतलब है? देखो, भारतीय संविधान के बाद 8 में 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में स्थानीय भाषाओं पर जोर देने के लिए, लोकल लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे पंजाबी, उर्दू, इसके अलावा और कोई हिंदी हो गया, हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, ठीक दोस्तों। ये 22 भाषाएं संविधान के कौन से भाग में है? इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 8, ठीक। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज that will be conducted by UPSC as a qualifying paper। जो यूपीएससी सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर का क्या मतलब हुआ? सिर्फ 33% नंबर लेने होते हैं। डिस्क्रिप्टिव आएगा, डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है? लिखने वाला। ऑब्जेक्टिव नहीं होगा मेंस का पेपर। अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तो सबसे पहले 250 मार्क्स का ये है, तो इसके अंदर से हमें सिर्फ 33% नंबर लेने हैं। अप्रोक्सीमेट 80 के अप्रोक्सीमेट, ठीक। इसी तरह अनदर ऑफिशियल। अब ये लैंग्वेज का लफड़ा खत्म, यहीं से सारा का सारा मैटर शुरू होगा। अब ये कट ऑफ के लिए डिसाइड नहीं होगा कि आप इंटरव्यू में कितनी कट ऑफ रखने वाले हैं, आप इंटरव्यू में बैठने वाले हैं या नहीं, लेकिन ये आपके क्वालिफाइंग पेपर है, इनके बारे में यूपीएससी आपसे नॉलेज मांगता है, ठीक दोस्तों। अब मैं बात करूं, जैसे कि मैं आप इनको मिटा देता हूं, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज के पेपर की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूरी यूपीएससी कमीशन के सिलेबस के अंदर मेंस के आगे का सफर तय करने के लिए अगर सबसे मेन पिलर कोई चीज है ना, वो है जीएस। इसको हम जीएस बोलते हैं, सामान्य अध्ययन का पेपर, जनरल स्टडीज का एग्जाम। यह 4 प्रकार के होते हैं। जीएस 1, जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड जनरल स्टडीज पेपर 4, ठीक। ये भी 250 मार्क्स का, ये भी 250 मार्क्स का, ये भी 250 मार्क्स का, और ये भी 250 मार्क्स का। ये टोटल कितने हो गए दोस्तों? इट विल बी इक्वल टू 1250, 150 मार्क्स, ओके। नाउ अगर थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूं, तीसरी स्टेज में जो मैं बात करूं, ऐसे का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। 2 ऐसे लिखने आते हैं, 1250 वर्ड के, ठीक। ये भी क्या होता है, ये क्वालिफाई नहीं होता, ये इसके भी नंबर आपको इंटरव्यू में जाने के लिए हेल्प करेंगे। ये भी कितने नंबर का होता है? 250, यानी कि 250 मार्क्स का।
इसके अंदर मैं 250 मार्क्स और ऐड करता हूं, ठीक, ये कितने हो गए 1500 मार्क्स। नाउ फोर्थ स्टेज में क्या होता है दोस्तों, फोर्थ स्टेज में ऑप्शनल का पेपर होता है। ऑप्शनल का पेपर मतलब क्या है इसका, ऑप्शनल के पेपर का मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट आपका ऐसा तैयार हो जो कि पीएचडी लेवल का हो, जिसके अंदर आपको इतनी मतलब पकड़ चाहिए कि आप उसके अंदर सब कुछ हैंडल कर सको, ठीक है। तो एक्चुअली में ऑप्शनल को हम ले क्या क्या सब्जेक्ट सकते हैं, इसके भी दो पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल पेपर 1, एक ऑप्शनल पेपर 2, ठीक। अब मैं बात करता हूं, देखो ये बहुत ज्यादा डिसाइड करता है ऑप्शनल पेपर और ऐसे और एक जीएस बोर्ड। पूरी यूपीएससी के अंदर इंटरव्यू में जाने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई भी निश्चित क्राइटेरिया चाहिए तो वो ये 4 चीजें डिसाइड करती है। ऑप्शनल के ये 2 पेपर, ऐसे का ये 1 पेपर और जीएस 4 का 1 ही पेपर ये, क्योंकि जीएस 4 के अंदर सिर्फ मूल्यों के बारे में है, वैल्यूज के बारे में, इंटीग्रिटी के बारे में, अंदर इथिक्स क्या होनी चाहिए लाइफ के अंदर एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उस चीज के बारे में यूपीएससी डिमांड करती है। तो इसके अंदर तो क्या है, बचपन से लेकर मूल्य जो विकसित हुए उसके बारे में, ऐसे आपके मतलब सोशल, आपके ऊपर सोशल इंपैक्ट कितना है, इकोनॉमिक इंपैक्ट कितना है, आपको राजनीति के बारे में, राजनीतिक न्यूट्रलिटी तो होनी चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, राजनीतिक समाज के बारे में आपको क्या नॉलेज है, आपको अपनी संस्कृति के बारे में क्या नॉलेज है, आप करंट अफेयर से कितना जुड़ा रहते हो। और ऑप्शनल डिसाइड करता है भाई आपकी रैंक कहाँ पे जाएगी। जैसे कि देखो ऑप्शनल कैसे डिसाइड करता है, देखो मैंने ऑप्शनल ले लिया मैथमेटिक्स, ये सिंपल हुआ, ठीक, और एक ने ले लिया पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अंदर रेगुलर करंट भी अपडेट होगा और ये डिफिकल्ट भी हो जाता है। मैथ्स का सिलेबस अगर किसी ने बीटेक किया है और उसका मैथ्स इतना बढ़िया तरीके से प्रिपेयर है कि वो बंदा मैथ के अंदर 500 में से कम 300 मार्क्स कैरी कर सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ से आ जाएगा नहीं जाएगा। यानी कि ये सब्जेक्ट डिसाइडिंग, ये डिसीजन मेकिंग, आपकी तार्किक क्षमता कितनी है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कितनी है, तो यूपीएससी आपसे डिमांड करती है, वो ऑप्शनल पेपर से डिसाइड होती है दोस्तों, समझे क्या। अब ऑप्शनल पेपर में ले क्या क्या सकते हैं, सबसे पहले तो वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके अलावा सोसाइटी भी हो जाता है, सोसाइटी भी लेते हैं। इसके अलावा और सब्जेक्ट भी आ जाते हैं जैसे अन्य कोई टेक्निकल का सब्जेक्ट, जैसे कि बीटेक के अंदर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह का सिलेबस ऐड हो गया, कॉमर्स का कोई इसका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ऐड हो गया, वो सब हम ले सकते हैं। ठीक, आशा करता हूँ कि आप सभी को यूपीएससी के मेंस का पैटर्न समझ में आ गया होगा। 2 लैंग्वेज पेपर, एक इंग्लिश का कंपल्सरी और एक किसका अनदर जो भी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है उनमें से। 4 जीएस के पेपर 250 मार्क्स के और एक ऐसे का, एक ऑप्शनल, 2 ऑप्शनल के। अब टोटल मार्क्स कितने हो गए, ये 500 और जोड़ दो आप, टोटल कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1750 1750 marks that will decide you will sit in interview or not। यही मार्क्स डिसाइड करेंगे। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, इनमें से 25% लेने आपको कंपल्सरी है, वरना इंटरव्यू में नहीं बैठने के। हो सकता है आपके 26% मार्क्स आ जाए और आपने इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है दोस्तों, इंटरव्यू होता है 275 नंबर का, 275 मार्क्स का। अगर इनमें से आप 200 कैरी कर लो, उनमें 26-23% आ जाए, मतलब आप एक रैंक पर पहुंच सकते हो। वही से डिसाइड होगा आप आईएएस के लिए जाओगे या आईपीएस के लिए जाओगे या आईएफएस के लिए जाओगे या आईआरएस के लिए जाओगे, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के लिए जाओगे या इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज के लिए जाओगे। 22 मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में 24 प्रकार की जॉब होती है। ठीक, अब मैंने आपको मेंस पैटर्न तो बता दिया, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा जनरल स्टडीज के पेपर कैसे कंडक्ट करवाती है, क्या सिलेबस है जीएस1 का, क्या सिलेबस है जीएस2 का, क्या सिलेबस है जीएस3 का, क्या सिलेबस है जीएस4 का, क्या सिलेबस है एसए का, और ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करें। धीरे धीरे जैसे अपनी क्लास कैरी ऑन होती जाएगी मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा। तो अब मैं बात करता हूँ जीएस1 के एग्जाम की।
आशा करता हूँ कि आप सभी को मेंस पैटर्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, एस्पिरेंट हूँ, कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ में सभी को लेकर चलूँ, मेरा भी तो कुछ फायदा कर दो यार। चलो अब मैं बात करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको जनरल स्टडीज का पेपर बताया, जनरल स्टडीज में कितने तरह के एग्जाम देती है यूपीएससी, 4 तरह के। अब मैं पहले आपको जनरल स्टडीज 1 का पेपर बताता हूँ। मैं आपको किसका बताता हूँ, जीएस 1 का सिलेबस क्या आता है, आखिरकार कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुंचती है यूपीएससी की कमांड, कहाँ तक उसका नजरिया जाता है जीएस फर्स्ट को लेकर। तो जीएस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक, ये कहां से कहां तक है, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न एरा। सेकंड में लिखा है इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी एंड चलो वो तो इसके साथ ना जाए, वर्ल्ड जियोग्राफी भी इसमें दे सकते हैं। जियोग्राफी को फिर हम आगे पार्टों में डिसाइड तोड़कर पढ़ेंगे, डिवाइड करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। क्या, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। एंड इसके अंदर एक नाम और ऐड किया हुआ है, वो नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और एक शब्द और है, सोसाइटी। आप इसको सोसाइटी ना बोलकर इंडियन सोसाइटी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इंडियन सोसाइटी। अब मैं आपको हिंदी में बताता हूं। ये है भारतीय संस्कृति, कल्चर को क्या बोलेंगे हिंदी में, भारतीय संस्कृति। वह हेरिटेज, विरासत। विरासत का क्या मतलब होता है, कोई ऐसी चीज जो पहले वाली संस्कृति में भी थी, जो हड़प्पा काल से चली आ रही है। जैसे अपने यहाँ पर सबसे पुरानी संस्कृति हड़प्पा को मानेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें इसके नियोपैथेलिक एज के या फिर पूरा पाषाण काल बोल सकते हो, आप पाषाण काल बोल सकते हो, पैलियोलिथिक एज, इसके बारे में भी हमें प्रमाण मिलते हैं। अगर इसके बारे में प्रमाण मिलते हैं तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति एक्चुअली में होती क्या है दोस्तों, संस्कृति क्या होती है, संस्कृति एक प्रकार का ऐसा मतलब पैटर्न होता है जिसके जरिए हम अपनी पहचान बनाते हैं, हम बोलना सीखते हैं, हम अपने मूल्यों को सीखते हैं। एक्चुअली में हमारी पहचान हमारी संस्कृति से ही होती है। हम अपने आप को किस तरह अभिव्यक्त या एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही हमारी संस्कृति है। अब ये कब से कब तक है, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। ठीक है दोस्तों, अब इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, भारतीय भूगोल और विश्व के भूगोल के बारे में यूपीएससी ने स्पष्ट मेंशन किया है। अब इसको भी हम ब्रेक करेंगे दोस्तों, ये फिर आगे जियोमॉर्फोलॉजी में फंस जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृति विज्ञान, ओशेनोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशेनोलॉजी, इसके अलावा इसके अंदर बायोलॉजी का भी पार्ट आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट जो हम जियोग्राफी के अंदर ध्यान करते हैं। एक इंडियन जियोग्राफी मैंने आपको प्रीवियस सिलेबस में ब्रीफली बताया इंडियन जियोग्राफी में कहां से पूछता है। जैसे ही मैं इंडियन जियोग्राफी की सीरीज शुरू करूं, उसके अंदर सबसे पहला पिलर अपना यही रहेगा। अभी मैं सबसे पहले आपको इंडियन जियोग्राफी की सिलेबस के बारे में बताऊं। दूसरा है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का क्या मतलब है, 1750 से लेकर
जब ब्रिटिश सब भारत आए थे, भारत के ऊपर अपने कदम रखे थे, वो किसके लिए आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार के लिए कदम रखा था, लेकिन भारतीय राजतंत्र की व्यवस्था को देखते हुए, वहाँ के राजाओं में आपसी फूट को देखते हुए, और लॉर्ड क्लाइव भारत में सबसे पहले आए थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण रणनीति बनाकर अपनी राजनीति को भारत में चलाया और अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया था। यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री 1750 से लेकर, यहाँ पर सबसे पहले युद्ध होते हैं फ्रांसीसी कॉलोनी के और ब्रिटिश कॉलोनी के, और लेकर मैं वैसे तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री हम 1991 तक पढ़ते हैं, लेकिन वैसे 1947 तक होगी, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जारी किया गया था, तब तक। ठीक, इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या मतलब है? इंडियन नेशनल मूवमेंट का सिंपल सा मतलब है, आप कांग्रेस से ले सकते हो। कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। ठीक, जैसे ही WO जैसा कि अपनी बात इंडियन नेशनल मूवमेंट पर चल रही थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या कांग्रेस से हम इसकी शुरुआत मान सकते हैं। कांग्रेस में जो आगे फूट भी पड़ी, मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई, उदारवादी भी आए, नरमवादी भी आए, जन आंदोलन भी उभरा, गांधी जी ने जैसे कि ऐसे आंदोलन, खिलाफ आंदोलन, स्वराज आंदोलन वैसे शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन तक, अश्विन अवज्ञा आंदोलन, जैसे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में कवर हो जाएगा, और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और मुद्दे भी उसमें कवर हो जाए। एक सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज की ऐसी कौन सी यूनिकनेस है जो भारतीय समाज को अन्य समाजों से अलग बनाती है, वो GS1 के अंदर आता है। आशा करता हूँ कि आपको GS1 का सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब मैं GS2 की ओर बढ़ता हूँ। GS2 के अंदर सबसे पहले अगर सिलेबस के बारे में मेंशन है तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी कि एक ऐसा दस्तावेज जिसके जरिए पूरे भारत को चलाया जाएगा। पूरे भारत का एक सैद्धांतिक रूप इस दस्तावेज में जिक्र किया हुआ है। ठीक, यह GS2 का पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन उठता है, जैसे संविधान संशोधन से उठ गया, या कोई न्यायालय कोई निर्णय से उठ गया, या संवाद से उठ गया, अर्थात भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली कैसी है वो भारतीय संविधान ही डिसाइड करेगा। भारतीय संविधान के 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, और लगभग 122 या 23 संविधान संशोधन भी हो चुके हैं। इसके अलावा 12 अनुसूचियां भी है, जैसे कि दल बदल कानून के ऊपर भी पूछा गया है क्वेश्चन। इस तरह संविधान से क्वेश्चन, जैसे आपको प्री के अंदर सीधा कोई आर्टिकल भी पूछ सकते हैं, जैसे अभी हाल ही में न्यूज में है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करता है। इसके अलावा अन्य आर्टिकल 40 या DPSP फंडामेंटल राइट न्यूज में रहते हैं। उसी तरह इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान का व्यवहारिक रूप इंडियन पॉलिटी है। मतलब क्या है? जैसे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 के अंदर लिखा गया है कि भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री व एक मंत्री परिषद होगी। ठीक, अब वो तो लिखा गया है, वो दस्तावेज है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप भी तो देना होगा। वो कैसे चुने जाएंगे, किस तरह वो कार्य करेंगे, उसकी कोई ना कोई तो प्रणाली होगी। कितने राजनीतिक दलों, इनके बारे में संविधान ने नहीं बताया ना हमें। तो संविधान एक्चुअली में हमें सिर्फ प्रारूप देता है, प्रॉपर का एक ड्राफ्ट तैयार करता है। ठीक, उसी ड्राफ्ट के जरिए हम भारतीय इंडियन पॉलिटी यानी भारत की राज व्यवस्था को बनाते हैं, यानी भारत की राजनीतिक प्रणाली, भारत में राजनीतिक दल, भारत में दबाव समूह, भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में प्रधानमंत्री, मुख्यवाद, संघवाद, वो सब कैसे चलता है, भारत की संसदीय कार्य प्रणाली कैसी है, ये सभी भारतीय राज व्यवस्था से डिसाइड होगा। मतलब क्या है? अगर मैं भारतीय संविधान को इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमिक्स से जोड़ दूं, यानी इकोनॉमिक्स बोले तो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इन दोनों से जोड़ दूं, फिर भारतीय संविधान का प्रारूप कैसा होगा? वो ही तो है ना भारतीय राज व्यवस्था। ठीक, इसके बाद में है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या पूछेंगे वो लोग? सामाजिक न्याय में पूछेंगे वो भी क्या आरक्षण सही है। अब आप उसको राजनीतिक भी ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हो, लेकिन क्या ये दोनों इक्वल है? अगर ये 1000 साल से प्रताड़ित हो रहा है और ये 1000 साल से ऊपर उठ रहा है, तो क्या इन दोनों को इक्वल लाने के लिए सरकार को कोई प्रयास नहीं करना चाहिए? भारतीय संविधान ने क्या कदम उठाए? यानी समाज में सबका न्याय हो, समाज में जो मुख्य वर्ग में धारा नहीं है उसको भी मुख्य धारा में लाना, SC ST के उत्थान के लिए कार्य करना, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करना, दिव्यांग जन के लिए कार्य करना, वो सब इसके अंदर, हेल्थ से रिलेटेड इश्यू इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे हेल्थ के ऊपर सबसे बड़ा जन आरोग्य योजना चल रही है भारत की। ठीक, इसके अलावा NGO
जैसे एनजीओ के लिए अभी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट जो अभी 2019 में संशोधित किया गया है वो भी अभी न्यूज में है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनजीओ एक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कैसे सहयोग करते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा, ये सभी सामाजिक न्याय में है। अब मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन यानी भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे हैं, भारत के वेस्ट एशिया के साथ संबंध कैसे हैं, भारत के अन्य जैसे क्वाड भारत ने बनाया, कोई भी संगठन हो गया, क्वाड प्लस भी अभी न्यूज में है, I2U2 भी अभी न्यूज में है। इसके अलावा आसियान, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी चल रही है। इसके अलावा हम वेस्ट एशिया के लिए भी लुक वेस्ट पॉलिसी चला रहे हैं। अर्थात हमने दुनिया को क्या दिया है, हमने दुनिया को अपनी एक विदेश नीति दी है। हमारी दुनिया के साथ इथिकल संबंध कैसे होने चाहिए, नैतिक संबंध क्या होने चाहिए, व्यापारिक संबंध कैसे है, क्या हमारा किसी देश के साथ लड़ाई या कोई अन्य कोई झगड़ा चल रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में विभिन्न समझौते, विभिन्न देशों के बीच में समझौते, यूएन के ऑर्गन हो गए, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन हो गए, WHO हो गया, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और बहुत संगठन है, WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे यूएनसेफ हो गया चाइल्ड चिल्ड्रन फंड के लिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गई, और बहुत है, UNDP हो गया, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कार्य करने वाली संस्था हो गई। समझे, ये वो सभी अंतरराष्ट्रीय संबंध में आएंगे। जैसे कि अभी श्रीलंका से क्वेश्चन आया हुआ है की बार के GS2 में 2022 के, मतलब जो चीज न्यूज में रह रही है उन सबका अंतरराष्ट्रीय संबंध में पढ़ना है इसमें। ठीक, इसके बाद में गवर्नेंस का क्या मतलब है? गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब है भारतीय संविधान में राज्य व्यवस्था अपनाने के बाद हमारा शासन हम कैसे चलाएंगे, इसका प्रशासनिक ढांचा कैसे होगा। प्रशासनिक ढांचे का मतलब जितने भी IAS IPS या फिर जितने भी सार्वजनिक अधिकारी है जो लोक सेवा के लिए कार्य करते हैं, जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उन सबकी कार्य प्रणाली कैसी हो, वो सब कैसे कार्य करेंगे। भारतीय संविधान ने तो ये कह दिया आर्टिकल 265 के 265 के तहत भी भारत के अंदर एक कंसोलिडेशन फंड हो गया, लेकिन उस फंड का यूज कैसे होगा, उसके लिए कोई ना कोई तो तंत्र चाहिए। जैसे भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग के जिक्र कर दिया आर्टिकल 324 के अंदर 324 के अंदर, लेकिन संविधान वो चुनाव करवाने का भी तो कोई प्रोसीजर होगा, उसके लिए भी तो इलेक्शन का कोई ना कोई तो सिविल कोड होगा। दंड अपराधी फंडामेंटल राइट में हमें कुछ ना कुछ अधिकार मिले हैं, तो वो अधिकार मिले हैं तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगता है, वो व्यवहारिक रूप भी धारण करते हैं, समाज में भी आते हैं। इन सभी का रिलेटेड गवर्नेंस भारतीय समाज व्यवस्था और भारतीय संविधान ही की है, यानी कि ये GS2 का पोर्शन है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।